फ्रेंड, आप सभी को नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2025। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस ईयर। आशा करता हूँ जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन हैं उसमें आप लोग बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज आपके लिए हैं। हम लोग कर रहे हैं बोर्ड का मॉडल पेपर जो बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है, और अब तक हम इसके 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन मतलब 19th क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का है। आपके स्क्रीन पर है 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ, 2 kg चावल का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपीज़। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपीज़ है। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपीज़ है। तो आपको आव्यूह विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेंगे, माना प्रति केजी मतलब 1 kg, 1 kg। सबसे पहले जो प्याज है, प्याज का मूल्य ₹X। 1 kg गेहूँ का मूल्य ₹Y एंड 1 kg चावल का मूल्य ₹Z है। ये हमने मान लिया, 1-1 किलो का मूल्य हमने इसको मान लिया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। 4 kg प्याज, तो 4 kg प्याज का मूल्य हो जाएगा 4X। 3 kg गेहूँ तो ये हो जाएगा 3Y एंड 2 kg चावल का हो जाएगा 2Z। और ये दिया हुआ आपको 60 रुपीज़, 60 के इक्वल। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार से 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का जो मूल्य है वो 90 रुपीज़ है। एंड तीसरा जो है 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ एंड 3 kg चावल का जो मूल्य दिया है वो 70 है, ₹70 है। तो ये 3 इक्वेशंस हमारी बन जाएंगी। तो इन 3 इक्वेशन को हमने आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण निकाय, इसको समीकरण निकाय बोला जाता है। 3 इक्वेशंस हैं। समीकरण निकाय को AX बराबर B के रूप में लिखने पर हम इसको AX बराबर B के रूप में लिख लेंगे। A एक आपका मैट्रिक्स है, वो इसके कोफिशिएंट से बनता है। तो 4 3 2 फर्स्ट रो बनेगी, 2 4 6 2 4 6 6 2 3, इसकी थर्ड रो आ जाएगी 6 2 3। तो ये एक मैट्रिक्स के रूप में आएगा। A X, यहाँ पर X जो हैं वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं X Y Z। तो X Y Z इक्वल टू B, ये राइट साइड में जो वैल्यूज हैं 60 90 70। इस रंग से हमने इसको लिख लिया। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल होता है, अधिकतर आप लोगों को आता है, लेकिन आप लोग इसमें जो मिस्टेक्स करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है तो मिस्टेक होती हैं, बहुत माइनर मिस्टेक्स आपसे होती हैं। अगर एक भी प्लस की जगह माइनस आपने लगा दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ध्यान से करना है, बहुत कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो A है, वो A जो मैट्रिक्स है वो ये दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट A, तो 4 3 2 2 4 6 6 2 3,
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो 4 के साथ जो आपका आएगा ये रो और छोड़ते हुए 4 6 2 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 3, तो ये रो और कॉलम छोड़ते हुए 2 6 6 3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी कर लेते हैं 2 इंटू 3 6 6 इंटू 6 माइनस में 36 प्लस 2, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, तो ये जो वैल्यू आ रही है तो 4 इंटू 12 माइनस 12 इज 0, 12 माइनस 12 इज 0, माइनस 3 6 माइनस 36 माइनस 30 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 24, ये आपका आ गया -20, आ गया -20। तो दिस टाइम में 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये 90 हो गया और ये -40 हो गया, तो ये वैल्यू 50 आ गई। तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 हो जाती तो आप इस समीकरण निकाय का सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो ए इनवर्स है, ए का जो व्युत्क्रम है का अस्तित्व है, तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। A11 कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। A11 जो हमारा होगा -1 की पावर 1 + 1, पता है आपको। तो A11 में रो और कॉलम को छोड़ते हुए तो 4 6 2 3, यार 4 6 2 3, तो -1 का स्क्वायर ये आ गया 12 माइनस 12, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 0, तो दिस वैल्यू इज 0। ऐसी A12 आएगा -1 की पावर 1 + 2, तो इसका देख रहे हैं तो 2 6 6 3, 2 6 6 3, ये -1 की पावर 3 आ गया, और 2 3 जा 6, -6 6 जा 36, तो -1 की पावर 3 -1, और ब्रैकेट के अंदर ये आ गया -30, -1 इंटू -30 आपका +30 हो गया, ये आ गया +30। A13 -1 की पावर 1 + 3, A13 मीन्स इसका आप देख रहे हैं कोफैक्टर, तो 2 4 2 4 6 2, 2 4 6 2, तो ये -1 की पावर 4, 2 2 जा 4, -6 4 जा 24, -1 की पावर 4 +1 हो गया, और ये अंदर आ गया -20, तो ये वैल्यू आ गई -20। इस ढंग से आगे हम निकालेंगे A21 मीन्स इस 2 का देखा जा रहा है, इस 2 का देखा जा रहा है, तो पहले बाहर से -1 की पावर 2 + 1, हाँ, तो ये आ गया 3 2 3 2 2 3, 3 2 2 3, यह आ गया -1 की पावर 3, 3 3 जा 9, -2 2 जा 4, तो बाहर से -1 इंटू 5, तो ये वैल्यू आ गई -5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -5। A22 ये जो वैल्यू आएगी -1 की पावर 2 + 2, इसका देख रहे हैं आप, तो 4 2 6 3, 4 2 6 3, तो -1 की पावर 4, 4 3 जा 12, -12, 12 -12, ये आ गया +1 इंटू 0, वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हमको देखना है A23, ये आ गया -1 की पावर 2 + 3, A23 मीन्स आप देख रहे हैं इसका देख रहे हैं, तो ये रो और एक कॉलम छोड़ते हुए 4 3 6 2, 4 3 6 2, 4 3 6 2, 4 3 6 2, ये आ गया -1 की पावर 5,
4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ये आ गया -1 की पावर 5 मीन्स -1, और अंदर आ गया 8 माइनस 18 इज -10, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10। ये 3 1 -1 की पावर 3 + 1, ये 3 1 मीन्स आप देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, तो ये आ गया, ये रो और कॉलम छोड़ते हुए 3 2 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6, तो -1 की पावर 4, 3 6 जा 18 -4 2 जा 8, तो ये +1 × 10 दैट इज़ 10, ये वैल्यू भी आ गई 10। A32 -1 की पावर 3 + 2 3 + 2 3 2 का मतलब ये है, इसके देखा जा रहा है, तो ये रो और इस कॉलम को छोड़ते हुए 4 2 2 6 4 2 2 6 4 2 2 6, तो -1 की पावर 5 24 -4, तो ये आ गया -1 × 20 दैट इज़ -20 एंड लास्ट को फैक्टर है A33 -1 की पावर 3 + 3 इसका देख रहे हैं, तो ये रो और कॉलम को छोड़ते हुए 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4, तो ये आ गया -1 की पावर 6 4 4 जा 16 -6, तो ये 1 × 10, ये वैल्यू भी आ गई 10। तो सभी 9 जो एलिमेंट्स हैं इसके, उनके कोफैक्टर्स आपने ज्ञात कर लिए। देयरफॉर एडजॉइंट ए, आप लिखते हैं एडजॉइंट ए, तो इसी क्रम में इनको लिख लेते हैं, तो इस क्रम में इसको लिखेंगे अगर, तो 0 0 पहली रो में 0 30 और -20, 0 30 -20। सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं -5 0 and 10, -5 0 and 10, -5 0 and 10, और थर्ड रो के कोफैक्टर हैं 10 -20 and 20, 10 -20 and 10। तो जो एडजॉइंट होता है इसका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज इसका हम निकाल लेंगे, तो जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे ट्रांसपोज लिखते वक्त, 0 30 -20। सेकंड रो, ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, -5 0 10, और जो थर्ड रो है 10 -20 और 10, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ए हमारा, एडजॉइंट ए हमने फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट ए। देयरफॉर अब हमें निकालना ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए हमारा है 50 और एडजॉइंट ए यही है, इसको लिख लेते हैं 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10, ये हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया हमने। अब सिंस AX जो था वो B के इक्वल था, तो यहाँ हम इसको, इस X को चाहे तो इधर ले जाएं, तो आपको पता है यहाँ से X की जो वैल्यू होती है, तो A इधर जाके A इनवर्स होता है, A इनवर्स × B, या A इनवर्स इसको ऑपरेट कर दो। बात देखिए, तो X का मतलब हमारा था इसके वेरिएबल्स X Y Z। A इनवर्स जो है इसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है 1/50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10। और B जो हमारा है, इस B को देख लेते हैं। B हमारा था 60 90 एंड 70, 60 90 70, 60 90 70, 60 90 एंड 70। तो अगला काम होगा, ये दो जो मैट्रिसेस हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो 1/50 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसके रो और इसके कॉलम को लेते हुए 0 × 60 0, -5 × 90, 9 5 जो 45, -450 एंड 10 × 70 हो जाएगा 700, और 30 × 60 1800, 18, हाँ 0 × 90 0, एंड -20 से जब 70 को 7 जो 14, -1400, -1400 ये आ जाएगा। और तीसरा जो है -20 × 60 -1200, 10 × 90 900, एंड 10 × 70 700। तो दिस इम्प्लाइज XYZ मैट्रिक्स है, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1/50। हम तक इनको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो माइनस का 450 ये है 700, तो ये 700 से बच जाएगा 250 ये आ जाएगा। और 1800 में से 1400 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया 400। तो माइनस का 1200 है, प्लस का 900 एंड 700 मतलब 1600, तो ये भी आ गया 400। तो इस 50 को सारे अंदर लेके जाते हैं, तो 250/50, 400/50 एंड अगेन 400/50। तो दिस इम्प्लाइज XYZ की जो वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करते हुए 5 ये आएगा 5, ये आ गया 0 से 0 कट 5 5 जा 25, 5 0 से 0 कट 5 8 जा एंड 0 से 0 8 जा। तो ये XYZ आप कंपेयर कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज x की जो वैल्यू हो जाएगी 5 आ गई, y की जो वैल्यू आ गई 8 आ गई, z की जो वैल्यू आ गई 8 आ गई। देयरफॉर x जो हमने सपोज किया था वो 1 kg प्याज का मूल्य था, 1 kg प्याज का मूल्य वो आया 5, तो ये आ गया ₹5। y8 मीन्स 1 kg, दूसरा हमारा था गेहूँ, 1 kg गेहूँ का मूल्य ये आ गया ₹8। और तीसरा था हमारा जेड जो था वो था चावल, 1 kg चावल का मूल्य ये आ गया ₹8। तो इस ढंग से इसका हमने कैलकुलेशन कर लिया। ये वैल्यूज़ रख के हम इसको चेक भी कर सकते हैं, तो आसानी से तो ध्यान रखने वाली जो इस क्वेश्चंस में होती है वो कैलकुलेशंस होती है, चिन्हों का आपको ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को करना है और सही करना है, क्योंकि इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत आसानी से आप इसमें 5 मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन है। 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर की टिन की एक आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर, मतलब चारों कोनों पर से वर्ग काटना है तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का। पहले इसमें एक डायग्राम हम करीब करीब ऐसा एक चित्र हम बनाएंगे, रफ डायग्राम है। इसकी जो लंबाई दी है ये 45 सेंटीमीटर दी है, जो आयताकार चादर है। चौड़ाई इसकी 24 सेंटीमीटर दी है। तो इसके सब चारों कोनों से देख रहे हैं आप, चारों कोनों से हम एक समान आकार का वर्ग कट कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं जो वर्ग हमने काटा है इसकी भुजा x है, तो ये सभी जगह x है, तो ये x है। तो जब इसको काट दिया जाता है, सब जगह से इसको काट दिया जाता है, तब हम करेंगे तो इसकी जो अंदर जो फलक बन रहा है, ये जो संदूक हमें बनाना है, इसको हमने यहाँ से मोड़ना है, इसको हमने ऐसे मोड़ना है
इसको भी हम ऊपर को मोड़ेंगे, इसको भी हम ऊपर को मोड़ेंगे, तो एक खुला हुआ बक्सा हमारा बन जाएगा, एक खुला हुआ बक्सा बनेगा। तो ये खुले हुए बक्से की जो लंबाई बनेगी, ये खुले हुए बक्से की लंबाई जो आपकी आ जाएगी वो ये आ जाएगी। तो ये टोटल 45 था, 45 में से आपका 45 में से x इधर कम हुआ और x इधर कम हुआ, दोनों साइड से x कम हो जाएगा, तो 45 माइनस 2x इसकी लंबाई बनेगी। और इसकी जो चौड़ाई बनेगी ये 24 टोटल है, जो शुरू में दिया है आयत, इसकी चौड़ाई 24 है। इस 24 में से x इधर कम होगा और x इधर कम होगा, तो ये कुल मिला के 2x कम हो जाएगा, तो x 24 माइनस 2x इसकी चौड़ाई हो जाएगी बक्से की। और तीसरी चीज़ है इस, क्योंकि ये सारी फलकें ऊपर को मुड़ रही हैं, तो यही इसकी हाइट जो इसकी आ जाएगी वो x हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो बक्सा बना, इस प्रकार से जो बक्सा बना उसकी लंबाई 45 माइनस 2x, चौड़ाई 24 माइनस 2x और ऊंचाई x होगी। तो ये बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। इसलिए बक्से का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, उच्चतम करना है। बक्से का आयतन, आयतन v। तो इस प्रकार जो बक्सा बनेगा वो एक घनाभ, एक क्यूबॉइड के आकार का बनेगा। क्यूबॉइड का जो आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो देयरफॉर v इक्वल टू L की जगह, लंबाई की जगह 45 माइनस 2x, चौड़ाई इसकी b 24 माइनस 2x और इसकी जो ऊंचाई है वो x, ये हमने यहाँ पर रख ली। तो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो 45 को 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1080, 45 इंटू 2x माइनस 90x, माइनस 2x से 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48x, माइनस 2x इंटू माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x, दिस x। तो v इक्वल टू, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर x में आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 48x, तो ये हो गया माइनस 138x प्लस 1080, ये आ गया इंटू x। तो इस x से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 4x क्यूब माइनस 138 x स्क्वायर, 138 x स्क्वायर प्लस 1080x, ये वैल्यू आ गई। क्योंकि आयतन को मैक्सिमाइज करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 138 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1080 मल्टीप्लाई बाई एक्स का 1, तो ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080। इसमें से इसको आसान बनाएंगे कैलकुलेशन, 12 हम कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 2 × 24, 12 3 × 23x प्लस 12 9 × 108 90, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 12 इंटू दिस फंक्शन। उच्चतम आयतन को उच्चतम करना है, तो उच्चतम आयतन के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज 0। तो दिस इम्प्लाइज 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0/12 0, तो ये पहले 0 हो जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x हो जाएंगे, 18 5 90 होता है, क्योंकि 90 इक्वल टू 0, 23x को माइनस 18x माइनस 5x लिख लिया। पेयरिंग में कॉमन, पहले दो में x कॉमन, तो x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, अगेन x माइनस 18 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 18 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 18 इक्वल टू 0 और
x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 18 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 18 यहाँ पर है। तो इस स्थिति में जो चौड़ाई हमने ली थी, इसकी जो विड्थ थी, लेंथ विड्थ जो थी वो 24 माइनस 2x, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। 24 माइनस 2x की वैल्यू क्या आती है? अगर x को हम 18 ले लें तो 24 माइनस 2 इंटू 18, तो 24 माइनस 18 टू जो 36, ये -12 नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 18 की जो वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो ये जो मान हो गया वो असंभव मान हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू 5 लेके चलेंगे। x इक्वल टू 5 पर इसका जो आयतन है वो उच्चतम होना चाहिए। उसके लिए हमें अभी फाइनल हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड डिफरेंशिएशन को नेगेटिव आना चाहिए। इसको देख लेते हैं। सिंस dv अपॉन dx की जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी 12 इंटू dv अपॉन dx इज 12 इंटू, ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो सेकंड डिफ्रेंशिएशन d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 ऐसे ही मल्टीप्लाई रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 23 इंटू 1 23, 90 का 0, तो ये वैल्यू आ गई। तो सेकंड डिफरेंशिएशन की हमें जो वैल्यू देखनी है वो देखनी है, x की जो वैल्यू आई है 5 पे देखनी है, x इक्वल टू 5 पे। तो 12 2 इंटू 5 माइनस 23, तो दिस वैल्यू इज 12 10 माइनस 23, तो 12 इंटू माइनस 13, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, कुल मिला के नेगेटिव आ गई, तो लेस देन 0। इसलिए x इक्वल टू 5 पर, क्योंकि सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू 5 पर संदूक जो हमारा है, संदूक का आयतन महत्तम है। तो रिक्वायर्ड यही था कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। इसलिए देयरफॉर काटे जाने वाले वर्ग की भुजा जो आ जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक अथवा है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ जो पहला टॉपिक है इसमें, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एक शंकु बन रहा है, ठीक है। तो शंकु जो होता है, शंकु का आयतन हम जानते हैं फॉर्मूला इसके लिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे ये दिया है, इसकी ऊंचाई जो ये शंकु बन रहा है, इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो शंकु की ऊंचाई अर्थात h है, ये आधार की त्रिज्या r का छठा भाग है, मीन्स 1/6 ऑफ r है। तो दिस इम्प्लाइज, तो r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। r जो हो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 6h, r जो हो जाएगा 6h हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, इसलिए शंकु का आयतन हमारा आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा, इसको v ले लेते हैं। शंकु का आयतन v इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पे 6h हमें लिखना है, तो 6h का स्क्वायर इंटू h। तो v इक्वल टू 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर हो गया 36, h स्क्वायर इंटू h। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कुल मिला के आ गया 12 पाई h स्क्वायर इंटू h क्यूब। क्योंकि दर की बात हो रही है, दर दे रखा है, तो दर का मतलब जो
रेट है वो टाइम के सापेक्ष आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब भी दर की बात करता है तो डिफ्रेंशिएट आपको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये dv/dt ये हो गया। इसमें से देखिए 12 पाई इज कांस्टेंट ये है। अब h³ जो है वो h³ का फंक्शन है, तो पहले इसको h के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर h को फाइनली हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज dv/dt इक्वल टू 12 पाई इंटू h³ का h के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt। अब dv/dt गिवन है, सिंस dv/dt इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये गिवन है, ये आपको दिया गया है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देयरफॉर dv/dt की जगह 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h² dh/dt। ठीक है, तो 12 से 12 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें फाइनली dh/dt निकालना है। तो dh/dt इक्वल टू ये सारे टर्म्स जो हैं ये सारे टर्म्स डिनोमीटर में आ जाएंगे 1/3 पाई h²। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, dh/dt की वैल्यू निकालनी है जब हाइट इसकी दे रखी है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पर इसकी हाइट निकालनी है। तो 1/3 पाई इंटू 4², तो 4² हो गया 16, 1/3 पाई इंटू 16 3 जा 48, तो 48 पाई ये वैल्यू आ गई dh/। देयरफॉर हाइट बढ़ने की दर, क्योंकि जब रेत गिर रही है ज़मीन पर तो शंकु की ऊंचाई बढ़ती है, तो इसकी जो हाइट है या ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो dh/dt ये आ गई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को आप करें। क्वेश्चन नंबर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। दर्शाइए कि अवकल समीकरण, एक अवकल समीकरण हमें दिया है, इसको समघाती पहले प्रूफ करना है, फिर इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। समघाती प्रूफ करना है, फिर व्यापक हल ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण लिख लेते हैं। अवकल समीकरण जो गिवन है x cos y/x इंटू dy/dx इक्वल टू y cos y/x प्लस x। समघाती प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले dy/dx निकाल लेंगे, तो इससे dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी, ये जो dy/dx का जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है इसके डिनोमीटर में आ गया, तो y cos y/x प्लस x अपॉन x cos y/x, x cos y/x। इसको हम मान लेते हैं f(x, y), इसको हम मान लेते हैं f(x, y), और ये हमारी इक्वेशन बना गई। देयरफॉर सबसे पहले समघाती प्रूफ करना है, तो हम निकालेंगे f, x की जगह λx, y की जगह λy, तो ये वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे y, तो y की जगह आ गया λy cos y है λy अपॉन x, λx प्लस x मीन्स λx अपॉन x है λx cos λy अपॉन λx। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें y लैम्डा को हम कैंसिल कर सकते हैं इस ढंग से, तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए लैम्डा y cos y प्लस λx, तो यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा अंदर जो रहेगा y cos y/x प्लस x, ये बच जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमीटर में भी लैम्डा कॉमन ले लिया लैम्डा, तो ये x cos y/x। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा मीन्स लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0। बाकी जो टर्म बच रहा है ये f(x, y) है, ये यही चीज़ है जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है y cos, तो इसको हम लिख लेंगे f(x, y). तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से हमें मिल गया दिया गया अवकल समीकरण
दिया गया अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण। तो लैम्डा की पावर 0 आई है, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो ये इसका पहला पार्ट था। तो अगर शून्य घात का अवकल, तो देयरफॉर हम क्या करते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो y इक्वल टू वी एक्स, तो y, तो इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो v इंटू एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x सेकेंड फंक्शन v का हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है। तो y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स रखने पर जो हमारी इक्वेशन 1 है, इससे डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, समीकरण 1 या इक्वेशन 1 जो आ जाएगी, तो क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम रखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू y। तो y था, y की जगह हम रख रहे हैं वी एक्स कॉस वाई मीन्स वी एक्स अपॉन एक्स ऐसे रहेगा, प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई वी एक्स अपॉन एक्स। तो दिस इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का टर्म यहाँ पर x कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले में देख रहे हैं, बाकी दो टर्म ऊपर न्यूमरेटर में, इनसे x कॉमन ले लेते हैं। तो v कॉस v प्लस 1 अपॉन नीचे आ गया x कॉस v, तो x से x कैंसिल हो गया। अब ये जो v है इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, दिस इम्प्लाइज x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो v कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v माइनस v। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेके x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमने एलसीएम ले लिया कॉस v, तो ये आ गया v कॉस v प्लस 1 माइनस v कॉस v। तो v कॉस v से v कॉस v कैंसिल, तो ये आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बच गया 1 अपॉन कॉस v। तो दिस इम्प्लाई, अब इसको वेरिएबल से वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, आगे दिख रहे हैं। तो डी वी वाले टर्म्स के साथ जो v के फंक्शन है, तो कॉस v यहाँ चले जाएगा, तो कॉस v डी वी इक्वल टू डी एक्स इधर आ गया, तो इसके साथ आ रहा है ये x, ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसका हल जो आ जाएगा, इसका हल करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस v डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो कॉस v का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा साइन v, 1 अपॉन एक्स का जो होता है वो लॉग x होता है, और c कांस्टेंट को भी लॉग के रूप में लिख लेते हैं, लॉग c। तो दिस इम्प्लाइज साइन v इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n कैन बी रिटन एज ए लॉग mn, तो ये लॉग cx हो गया। तो देयरफॉर अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल निकल गया है, बस v का मान रखना है, का व्यापक हल ये निकल गया है, ये निकल गया है साइन v को हमने माना है y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग cx। तो ये इसका आंसर हो। इसमें अथवा एक अवकल समीकरण में एक अथवा क्वेश्चन दिया है, अवकल समीकरण tan इनवर्स x माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो दिख रहा है आपको। तो अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस की है, तो ये जो अवकल समीकरण है इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो ये क्वेश्चन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम डी एक्स अपॉन डी वाई निकालें, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई, तो कहने का मतलब है डी वाई का आपने ट्रांसपोज किया, ऐसे ही 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो ये आएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अलग अलग
डिवाइड कर देते हैं, तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई को इधर लिख लेता हूँ, इस टर्म को ट्रांसपोज कर दिया, यहीं ले गया इसके साथ, तो x के साथ इसका मल्टीपल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म रहेगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ये करीब करीब dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ठीक है। तो एक रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर, प्रकार का रेखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो जो p जो है वो y का वेरिएबल होना चाहिए, y का वेरिएबल आ रहा है, q भी y का वेरिएबल आ रहा है। तो p एंड q लिख लेते हैं। p हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, IF, ये यहाँ पर होता है। सेकंड टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो e की पावर p, क्योंकि y का वेरिएबल है, dy। तो p जो है, p की वैल्यू में रख रहा हूँ, p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आप जानते हैं tan इनवर्स y होता है। तो ये इसका समाकलन गुणांक निकल जाएगा। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप वाला लगेगा y इंटू, आपको ध्यान रखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y प्लस c। तो ये आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF हमने निकाला है e रेज टू पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q हमारा है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और IF हमने निकाला e रेज टू पावर tan इनवर्स y प्लस c, ये निकल गया, तो इस ढंग से आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने मान लिया i डैश प्लस c, ठीक है। तो i डैश को सॉल्व करने के लिए, तो i डैश है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर tan इनवर्स y dy। तो इसमें लेट tan इनवर्स y इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो tan इनवर्स y का होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और t का हो जाएगा dt अपॉन dy। इस dy को उधर लेके आऊँगा, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई dt। देयरफॉर i डैश हमारा हो गया, i डैश हो गया tan इनवर्स y की को हमने लिया है t, और e रेज टू पावर tan इनवर्स y इज अगेन t, एंड dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह आ रहा है dt। तो इसको प्रोडक्ट रूल से कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो e सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t का t के रेस्पेक्ट में e रेज टू पावर t माइनस होता है, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, प्लस c डैश ले लेते हैं। तो i डैश इक्वल टू t ई रेज टू पावर t माइनस
1 इंटू ई रेस्ट पावर टी और उसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस्ट पावर टी प्लस सी डैश। अब टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की जो हमने tan इनवर्स वाई है, टी आ गया tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई और ई रेस्ट पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई रेस्ट पावर टी है, तो वही अगेन वही tan इनवर्स वाई प्लस सी डैश। तो ये आई डैश सॉल्व हो गया। तो आई डैश की वैल्यू यहाँ रखना है आपको। तो इसलिए देयरफॉर अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, व्यापक हल आ रहा है x, ये है x ई रेज टू पावर tan इनवर्स y इक्वल टू आई डैश को आपने सॉल्व किया, ये आया है tan इनवर्स y ई रेज टू पावर tan इनवर्स y माइनस ई रेज टू पावर tan इनवर्स y, सी डैश ये सब मिला के कैपिटल C लिख लेते हैं इसको। तो ऐसा करते हैं, ई रेज टू पावर tan इनवर्स y को कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या, राइट हैंड साइड से कॉमन लेंगे, यहाँ तो ये है ही है। राइट हैंड साइड से ई रेज टू पावर tan इनवर्स y को कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। अब ई रेज टू पावर tan इनवर्स y से इसको डिवाइड में कर देता हूँ, रेज टू पावर tan इनवर्स y से इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर tan इनवर्स y x था हमारे पास इंटू एक्स, तो ई रेज टू पावर tan इनवर्स y, जैसे राइट हैंड साइड में भी ई रेज टू पावर tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर tan इनवर्स y प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर tan इनवर्स y। तो ये ई रेज टू पावर tan इनवर्स y कैंसिल हो रहा है, तो व्यापक हल आ गया। लेफ्ट साइड में बच रहा है खाली x, तो x इक्वल टू यहाँ हमारा आ रहा है tan इनवर्स y माइनस 1, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी, ई रेज टू पावर tan इनवर्स y को ऊपर लिखें तो ई रेज टू पावर माइनस tan इनवर्स y। तो ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका व्यापक हल इस ढंग से ये होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे के जो क्वेश्चंस बचे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।